हैं आप लोग। ये जो मेरा एक इनिशिएटिव्स मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जा रहा है आपके आने वाले कोई भी एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी एग्जामिनेशंस अगर आप दे रहे हैं स्टेट लेवल पे या फिर वनडे एग्जामिनेशंस, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जा रहा है। एक तो आपका फैक्ट्स भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और जो भी आप कॉन्सेप्ट जो मिस कर देते हैं अक्सर चैप्टर्स में और वहाँ से जो क्वेश्चंस बन जाती है वो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है, मैं सबसे पहले आपको पॉलिटी का एक चैप्टर्स आपको मैं इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और इसके बाद जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं मैं उसको भी कवर करूँगा। और जो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स के बारे में जो सबसे पहले मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है इनका ऑफिस। ये इनका ऑफिस कब बना? तो ये बना इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। मतलब कोई भी पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है बिफोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बना था या आफ्टर। तो आपको देखना है कि इमीडिएटली आफ्टर। ये छोटी सी फैक्ट्स है जिसको स्टेटमेंट वाइज में भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है जिसमें आप ये गलत कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला टॉपिक जो इसके इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शंस क्या है? तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। किस तरीके से इनके इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इनका इलेक्शन होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम्स होता है और सीक्रेट बैलेट के तहत इनका इलेक्शंस होता है। थोड़ा सा मैं आपको वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए एंड वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपीज़ बता दूं। जो एमएलएज़ का जो वोट होता है ना वो प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का जो भी पॉपुलेशन होता है उसके बेसिस पे होता है। और जो एमपीज़ का होता है उसका टोटल वैल्यू जो निकालते हैं हम, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए और एमपी का जो टोटल वैल्यू होता है वो दोनों एक दूसरे में इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है ना उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर याद करिए, नॉमिनेटेड मेंबर को भूल जाइए। नॉमिनेटेड मेंबर को भूल जाइए, इलेक्टेड मेंबर को याद करिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इसमें कौन कौन से हैं? जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबसे पहले। दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसके भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो आप दिमाग में से हटा दीजिए नॉमिनेटेड मेंबर। अगर आप कहीं भी आप देखिए उसको आप काट दीजिए कि नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स होती हैं उसमें जो आप सबसे पहला होता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दिल्ली एंड पुडुचेरी से रिलेटेड है, ठीक है। जो इनका इलेक्शंस होता है, सबसे पहले जो इलेक्शंस होगा, इलेक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा या फिर डिस्प्यूट्स होंगे तो वो कौन इसको सेटल करेगा? वो इसको सेटल करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको भी आप नाम नोट करिएगा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो इसका डिसीज़न होगा ना वो फाइनल होगा। इसके बाद कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, ये फाइनल हो जाएगा आपका डिसीजन, ठीक है। कौन कौन से जो है आपके नॉट पार्टिसिपेट हैं? तो आपको मैंने बताया है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो इसमें जो था लोकसभा और राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर मतलब क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में जो टू एंग्लो इंडियंस जो हुआ करते थे जिसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया, इसको भी एक नोट कर लीजिए। एंग्लो इंडियंस को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया था? तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये लोग जो है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ एंग्लो इंडियन से रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल यहीं बता देता हूँ। आर्टिकल 331 एंड आर्टिकल 333। आर्टिकल 331 क्या है? जो सीट को ख़त्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियंस का आपका लोकसभा में, और ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियंस का जो भी था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरा चीज़ एमएलसीज़, मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल बस लिमिटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं, इस वजह से ये भी प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ़ यूटीज़ हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर आपके कहीं भी हो, आपके यूटीज़ हो, आपके स्टेट हो, वो इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप उसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि कोई भी इंक्लूज़न करेंगे हम, इंक्लूज़न ऑफ न्यू मेंबर, जिसको हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, जिसमें चाहिए हमें 2/3 की मेजॉरिटी, और इसके साथ साथ रैटिफिकेशन बाय स्टेट, %50 ऑफ स्टेट्स, ये भी चाहिए हमें, ठीक है। जैसे कि यूटी जो हमारा जो था दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये तो इसको तो इंक्लूड किया गया है ना, इसका तो इंक्लूज़न हुआ है, इंक्लूज़न हुआ है, तो वो कैसे हुआ है? तो वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में भी नए बने हुए हैं, अगर उनको भी हमें इंक्लूड करना होगा इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम उन मेंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर होगा, उसके लिए हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगा, 2/3 मेजोरिटी, और रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स भी चाहिए, और इसके तहत ही हम उसको एक नए मेंबर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े से इनके क्वालिफ़िकेशन पे, प्रेसिडेंट के क्वालिफ़िकेशन पे। क्या है क्वालिफ़िकेशन इनके? एक तो भैया इनके इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए, और जो ये क्वालिफ़ाई कर जाएँ, क्वालिफ़ाई किसके तहत में कर जाए? लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड मेंबर्स होने के लिए ये इसमें क्वालिफ़ाई हो जाए। और दूसरी चीज़ कि और कोई भी नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ये होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इनका ओथ होता है वो करवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इनके अब्सेंस में सीनियर मोस्ट जजेज होता है, सीनियर मोस्ट जो जजेज होते हैं वो कराते हैं, ठीक है। इनके कंडीशन ऑफ ऑफिस पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होता है? ये जो है नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसके मेंबर्स नहीं होते, मेंबर्स में काउंट नहीं किए जाते हैं। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो मैं बता ही दिया हूँ, वो नहीं होते हैं। और एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है ना, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हो जाता है वो है कि इसके जो एमुलेमेंट्स होते हैं, इनके जो अलाउंसेस होते हैं, इनकी जो प्रिविलेजेस होती हैं, ये तीनों डिटरमाइन पार्लियामेंट्स के द्वारा होता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्स के द्वारा ही डिटरमाइन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये तीनों चीज़ कभी भी ये आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा कि जो प्रेसिडेंट्स के एमोलमेंट्स होता है किसके द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है, तो आपको उसमें पार्लियामेंट को ही टिक करना है, अदर कोई भी ऑप्शंस को आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद जो इनके टर्म्स हैं, टर्म्स क्या है? ये 5 ईयर्स के लिए होते हैं, आपको ये अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी जो होता है, जो नए ऑफिस में आते हैं, अगर एक्सपायरी तो फिर वो भी लेकिन अगर मान लीजिए 5 साल हो गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन वो तब तक वो ऑफिस में रिमेन इन ऑफिस रहेंगे जब तक कि उनका अगला सक्सेसर जो होता है वो ऑफिस में ना आ जाए, तब तक ये जो है आपके ऑफिस में बने रहेंगे, ठीक है। जो रेजिग्नेशन होता है वो ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। नोट कर लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये नहीं देते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम होता है यहाँ पे हमारा ओथ कराना, मतलब CJI का
CGI जो है हमारा ओथ कराता है प्रेसिडेंट का सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। और यहाँ पे जो रेजिग्नेशन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट का होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं होंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा इम्पीचमेंट से रिलेटेड, जो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। इसमें ये है, इसमें आप तो नोट कर लीजिए, इम्पीचमेंट में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, इम्पीचमेंट किस बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको मेंशन नहीं है, मतलब मेंशन्ड है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, वो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा जिसको डिफाइन नहीं किया गया है तो वहाँ पे इम्पीचमेंट होने लगता है प्रेसिडेंट का। और ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इनका जो इम्पीचमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर ये होता है कि राइट टू अपीयर एंड टू रिप्रेजेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ, ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए राइट टू, इनके पास रिप्रेजेंट है और ये राइट टू अपीयर्स में है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। और जो इम्पीचमेंट होता है ना, अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इम्पीचमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो कई लोग मार देते हैं इसमें राज्यसभा एक सिंगल ले लेंगे या फिर लोकसभा ले लेंगे, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद 1/4 ऑफ साइन लगता है, इसको रिजोल्यूशन को साइंड होता है और उसके बाद 14 डेज़ का नोटिस इसको दिया जाता है। उसके बाद 2/3 की मेजॉरिटी लगती है एक हाउस में उसको पास करने के लिए, फिर उसके बाद सेकंड हाउस के लिए भी 2/3 की मेजॉरिटी लगती है। और उसके बाद अगर ये सब चीज़ ओके रहता है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, जबकि आज तक भारत में कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट इम्पीच्ड नहीं किए गए हैं, ठीक है। और जो इलेक्शन जो मैंने बताया था, इलेक्शन को वॉइड कर देता है सुप्रीम कोर्ट, अगर उसमें इलेक्शन का जो भी होता है उसको वॉइड डिक्लेयर्ड पे कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अगर इलेक्शन वाइड हो जाए तो उसके पहले काम जो भी किया है प्रेसिडेंट ने, क्या उसको भी वो इनवैलिडेट कर देता है। तो ऐसा नहीं है, वो इनवैलिडेट नहीं होते हैं। जो भी काम प्रेसिडेंट ने जो है इलेक्शन वाइड करने से पहले किए हैं, तो उसको चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो इम्पीचमेंट होता है ना, उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, देखिए यहीं पे क्वेश्चन बनता है, एक तो इसके इम्पीचमेंट में और दूसरा इसके इलेक्शंस में। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है ना, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर दिल्ली एंड पुडुचेरी हो, आपके इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा प्रेसिडेंट का भी स्पेशल पावर्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि 361 आर्टिकल 361 क्लॉज 1 का बता देता हूँ, जिसमें प्रेसिडेंट जो है नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट, नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक और पॉइंट जो बच्चे छोड़ देते हैं वो है कि अगर पार्लियामेंट जो है एक कोई ट्राइब्यूनल, ठीक है, या फिर कोर्ट या फिर बॉडी का गठन करता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन अंडर आर्टिकल 61, यानी इम्पीचमेंट जब होता है, जब भी प्रेसिडेंट का, यहाँ पे तो लिखा था नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट, लेकिन जब इम्पीचमेंट प्रोसेस होने लगेगा, जब इम्पीचमेंट प्रोसेस होने लगेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यही होगा कि जो पार्लियामेंट होगा वो ट्राइब्यूनल को बना सकता है, कोर्ट को बना सकता है, किसी बॉडी को बना सकता है, और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा अंडर आर्टिकल 61 का। 361 सब क्लास 2 आपको पता है कि कोई भी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है इसमें, ठीक है। 361 सब क्लॉज 3 होगा, कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, इम्प्रिजनमेंट इनके पूरे टेन्योर में नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद 361 का 4 होता है, वो एक सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं चाहूँगा कि आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आप ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अब आता है वैकेंसी से रिलेटेड कि वैकेंसी से रिलेटेड क्या होता है। एक तो इनका टर्म ख़त्म हो जाएगा तो ये एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएगा तो वो इनका जो टर्म ख़त्म होगा तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा होता है, और जब भी ये इनका टर्म जो 5 साल कंप्लीट होगा और उसके बाद ये अपने पद से हटेंगे तो वहाँ पे जो एक चीज़ नोट करिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी इनका रिमूवल पे, इनके डेथ पे या फिर रेजिग्नेशन पे होता है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट एज प्रेसिडेंट। ये वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना वो एक्ट एज प्रेसिडेंट होता है। और एक न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है हम चुनने के लिए जाते हैं और उसके लिए 6 मंथ के लिए हमारे पास टाइम होता है। कितने मंथ का टाइम होता है? 6 मंथ में ही हमें एक न्यू इलेक्शन करा के हमें प्रेसिडेंट को चुनना होता है और उसको उस पद पे बैठाना होता है, ठीक है। जब भी रिमूवल, डेथ और रेजिग्नेशन हो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगर इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंट हो जाए तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वैकेंट हो जाए तो उस केस में आपके सीनियर मस्ट जजेस होते हैं, वो इस चीज़ को संभालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको सिचुएशनल डिस्क्रिशंस बता देता हूँ। सिचुएशनल डिस्क्रिशन ये क्या है? देखिए, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, कोई भी प्रेसिडेंट को नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी डिस्क्रिशन नहीं मिला है इनको, इनका कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। तो इनका तो पहले तो याद करिएगा नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है जिसमें प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन कर सकता है। एक तो है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। क्या है? एक तो है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, जिसमें अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, इलेक्शन के बाद क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम जो है इनके पास अधिकार होता है। फिर एक होता है डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस केस में क्या होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो उसमें ये डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाता है। फिर तीसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, इस केस में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना वो लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी को ये लास्ट कर देता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद हम कुछ इनके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक एग्जाम्स में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बने जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड, ठीक है। आपको पता है कि सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना वो वेस्टेड है किस में? प्रेसिडेंट में। और वो इसको एक्सरसाइज कैसे करते हैं? या तो ये डायरेक्टली करेंगे या फिर इनके सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स होंगे वो इसको एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये भी पता है कि ये सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हैं। सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आपको ये भी पता है कि ये क्रिएट करते हैं, इनका फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ का? इंटर स्टेट काउंसिल का, जो अंडर आर्टिकल 263 होता है, इसका गठन करते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये इनके पास पावर है, पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर नहीं पढ़ाया है, कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है जिसको मैंने आपको बताया है। और अगर आपको अपने बुक्स में, लक्ष्मीकांत के बुक्स में आप इसको चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ आप अक्सर छोड़ देते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चंस बन जाती है। जैसे कि इसके बाद इसके पास पावर है, पावर टू अपॉइंट, किस चीज़ को अपॉइंट कर सकते हैं ये आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको करेंगे। दूसरा होगा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। तीसरा कैग हो जाएगा आपका, ठीक है। चौथा हो जाएगा जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। फाइनेंस कमिश्नर चाहिए,
और उसके एंड इट्स मेंबर, इसके मेंबर्स भी, और मेंबर ऑफ यूपीएससी, मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड जॉइंट स्टेट जो कमीशन होता है ना ग्रुप ऑफ स्टेट्स के, उसके भी मेंबर्स को यही अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एंड इट्स मेंबर, ठीक है। और जो चेयरमैन होंगे हमारे किसके, NCSC, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, इसके भी चेयरमैन को ये नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो होता है लेजिस्लेटिव पावर। इसके लेजिस्लेटिव पावर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये याद कर लीजिए, समन और एंड ए सेशन, मतलब ये इनका समन और एंड ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा, और लोकसभा को ये डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद सेकंड है कि एड्रेस करते हैं किस चीज़ को, एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। कब कब करते हैं, दो कंडीशन में करते हैं। एक तो जो है इनका फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन, को भी जनरल इलेक्शन होगा तो उसके बाद, और फिर दूसरा होता है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। आजकल ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कई सारे एग्जामिनेशंस में कि जो है प्रेसिडेंट जो है कब कब एड्रेस करता है, तो आप याद करिएगा फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग को ये समन करते हैं, और ज्वाइंट सीटिंग कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल 108, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ ये जो होता है ना, इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइड कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा होगा वो उस चीज़ को हैंडल करेगा। देखिए यही चीज़ होती है जो आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ आ गया, आपने प्रेसिडेंट मार दिया, ठीक है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है तो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा उस चीज़ में होती है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल 240 के बारे में भी बता दूं। आर्टिकल 240 क्या है, प्रेसिडेंट जो है रूल्स बनाता है, रूल्स बना सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है फॉर पीस या फिर प्रोग्रेस इन यूटीज़, ठीक है। इसमें जो है आपका पीस एंड प्रोग्रेस के लिए यूटीज़ में जो है आपका ये आपका 240 जो है आर्टिकल प्रेसिडेंट बना सकता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि कोई भी चीज़ जैसे कि कोई भी इंट्रोड्यूस की जा रही है, हमारे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसमें किस किस कंडीशन में प्रेसिडेंट्स का प्रीवियस रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है, मतलब रिकमेंडेशन नीडेड, मतलब कंपलसरी होता है। कौन कौन से केस में, एक तो आप नोट करिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा ना फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर यहाँ से कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो इनका रिकमेंडेशन नीडेड होगा। दूसरा, हम अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज़, हम बाउंड्रीज़ को अल्टरेट कर रहे हैं उस कंडीशन में, या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, इस कंडीशन में ये क्या होगा कि जो है आपका रिकमेंडेशन इनका ज़रूरी हो जाता है। और अगर एक चीज़ और आप हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर होता है, इसमें होता है कि नॉट इन सेशन, लोकसभा या राज्यसभा या फिर दोनों, अगर ये सेशन में नहीं है तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इसके पास मेकिंग पावर होता है ऑर्डिनेंस के लिए, और वो बना सकते हैं जो कि इफेक्टिव्स होते हैं कितने दिनों तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 6 मंथ 6 वीक। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है जो एक फाइनेंशियल पावर,
ठीक है। फाइनेंशियल पावर में क्या है कि जो मनी बिल होगा कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। जो कि मनी बिल होगा अगर ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। कोई भी हम डिमांड फॉर ग्रांट इशू नहीं कर सकते हैं विदाउट प्रेसिडेंट्स। ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइनेंस कमीशन को गठन करेंगे। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, तो आपको याद करना है आर्टिकल 280 के तहत वो इस काम को करेगा। ठीक है। जुडिशियल पावर मैं आपको थोड़ी सी आगे बताऊंगा अभी कुछ देर के बाद, जिसमें हम पार्डन जो भी इसके पावर्स होते हैं उसको, जैसे कि आर्टिकल 72 में होता है जो भी पावर, इसको हम अभी आगे आने वाले में देखेंगे स्लाइड्स में। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको डिप्लोमेटिक पावर पढ़ा देता हूँ। डिप्लोमेटिक जो भी इनके पावर्स होते हैं वो क्या है। डिप्लोमेटिक पावर इसका ये है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं या फिर एग्रीमेंट होता है आर साइंड, इनके साइंड होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये साइन होता है और उसके लिए सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ, और ये क्या है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट इस चीज़ को अप्रूव करेगा। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है किस पे, इंटरनेशनल फोरम पे, और सेंड करता है या फिर रिसीव करेगा क्या, कोई भी डिप्लोमेट्स को बोले तो एम्बेसडर, और जो भी हाई कमिश्नर्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं और जो भी हाई कमिश्नर्स होते हैं वो इसको सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगला जो इनका पावर होता है वो मिलिट्री पावर से रिलेटेड। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है क्या, डिक्लेयर वार या फिर पीस को कंक्लूड कर सकता है, और ये भी जो है सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट जो है नीडेड हो जाता है किससे, आपके पार्लियामेंट से। ये अपॉइंट करते हैं क्या, अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि हु अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, तो आपको सिंपल प्रेसिडेंट को वहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद जो आता है ना हमारा वीटो पावर आता है। वीटो पावर अंडर आर्टिकल 111। ठीक है। अंडर आर्टिकल 111 इसमें जो प्रेसिडेंट है ना उसको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो अपना असेंट दे दे, गिव हिज असेंट। दूसरा विथ होल्ड कर ले, और तीसरा रिटर्न का ऑप्शन आता है, रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन मतलब पुनः उसका विचार करने के लिए आपका जो है उसको रिटर्न कर दिया जाए। थोड़ा सा राइटिंग मेरा इधर उधर हो जा रहा है, आप मेरी जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और आप उस चीज़ को सही कर लीजिएगा। जैसे कि रिटर्न है तो RETURN ये है। ठीक है। और इसमें जो हम जो वीटो पढ़ने वाले, जो सबसे पहले जो वीटो पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट वीटो। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वीटो? इसका मतलब है विथ होल्ड द असेंट, मतलब असेंट को रोक दिया। ये कब इस चीज़ का होता है? सबसे पहले ये जो होता है ना, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल जब भी होते हैं ना, जैसे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल अगर पार्लियामेंट में पास होने वाला है तो अक्सर उसको क्या करता है ना, एब्सोल्यूट वीटो के तहत प्रेसिडेंट उस चीज़ को रोक देगा। ठीक है। इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे सस्पेंसिव वोट वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब होता है रिटर्न ए बिल। हम बिल को रिटर्न कर रहे हैं किसके लिए, कि इसको कंसीडर करिए एक बार और रिकॉन्सिडर करिए। ठीक है। लेकिन ये वीटो जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होता है किस पे, मनी बिल पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। यानी मनी बिल से रिलेटेड कभी भी आएगा तो या तो आपको असेंट दे देना है या फिर आप उसको विथहोल्ड कर लीजिए। ठीक है। लेकिन आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। आप AWR आप याद रखिएगा। देखिए ए सबसे पहला वर्ड है, ए फॉर असेंट। ठीक है। उसको हम असेंट दे देंगे या फिर विथहोल्ड कर देंगे, लेकिन बीच में जो भी रिटर्न होगा ना वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पॉकेट वीटो।
व्हाट इज़ पॉकेट वीटो? तो पॉकेट वीटो क्या है कि हम इसको नाइदर हम रेटिफाइज कर रहे हैं, ना ही हम उसको रेटिफाइज कर रहे हैं, और ना ही हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, नॉट रिटर्न द बिल। ठीक है, और ये भी पॉकेट वीटो नॉट अप्लीकेबल किस पे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो भी होती हैं वो इसमें ये नॉट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ट्वेंटी-4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जो है ये ऑब्लिगेटरी हो गया कि आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसको आपको असेंट देना ही देना है। ठीक है, ये तो हम बता दिए आपको, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट होता है, इसमें कुछ गवर्नेंस के भी पावर होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 200 में आते हैं। ये भी एक किसी चीज़ को विथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, या फिर असेंट दे सकते हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न में मनी बिल नहीं है, और फिर या फिर रिजर्व कर सकते हैं। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ये कौन कर रहा है? ये गवर्नर कर रहा है, ये गवर्नर के पास है। और एक चीज़ और नोट करिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई भी टाइम को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, टाइम को नहीं प्रिस्क्राइब किया है कि ये जो रिजर्व बिल है ना प्रेसिडेंट के लिए, उतने दिनों में आपको उस चीज़ को एक्शन देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम नहीं है। इसके बाद जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में जो भी होती है ना, वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1861 में। अंबेडकर और नेहरू ने इसको नेसेसरी एविल बोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको नेसेसरी एविल बना के एविल इस चीज़ को एविल बोला था। और ये कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। ये जो है इसका प्रोमलगेशन जो होता है, प्रोमलगेशन हो या फिर इसको विथड्रा करना हो, ठीक है, वो ये एडवाइस जो है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड बाय पीएम, एड एंड एडवाइस उसके द्वारा ही होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, कब कब इसको कर सकते हैं? या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जो है सेशन में नहीं है, या फिर लोकसभा सिंगल सेशन में नहीं है, या फिर राज्यसभा सिंगल सेशन में नहीं है, तो ये ऑर्डिनेंसेस हो जाता है। ऑर्डिनेंसेस मतलब कोई भी टेम्पोरेरी लॉ जो होती है ना, वो बनाने के लिए होती है। और वो लॉ कब बनती है? मतलब जो भी पार्लियामेंट जिस चीज़ के लिए लॉ बना सकता है, जिस भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, उसी पे ये ऑर्डिनेंसेस भी लागू होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कर सकते हैं ऑर्डिनेंस में, जो भी जिस पे पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट पे आपका वो नियम कानून बना सकती है, उसी पे जो है ये ऑर्डिनेंसेस भी होती हैं। ऑर्डिनेंसेस जो इफ़ेक्ट होती हैं वो आपको बता दिया हूँ मैं कि 6 मंथ 6 वीक तक होता है। ठीक है, और जो भी ऑर्डिनेंस इशूड होगा, ठीक है, वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या फिर जो है लोकसभा या राज्यसभा हो, इसमें 6 वीक जो है लेट बिफोर, मतलब इसको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट में आता है पार्डोनिंग पावर, जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को भूलते हैं, और यहीं से क्वेश्चन गलत भी होता है पार्डोनिंग पावर से। आर्टिकल 72 से रिलेटेड तो है ये, आपको ये पता ही है, आर्टिकल 72 से रिलेटेड है। और इसके बाद जो है ग्रांट पार्डन, जो है ट्राइड और कन्विक्टेड एनी ऑफेंसेस होगा उसको हम पार्डन दे देंगे, उसको हम क्षमा कर देंगे। ठीक है, तो किस तरीके का होता है ये? तो अगेंस्ट यूनियन लॉज के अगर कोई कॉन्विक्ट है उसको भी हम माफ़ कर सकते हैं, या फिर जो बाई कोर्ट मार्शल होगा उसको भी हम माफ़ कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस ऑफ डेथ होगा उसको भी हम माफ़ कर सकते हैं। ये एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है किससे? जुडिशरी से। जुडिशरी का इसमें नो रोल होता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जुडिशरी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो डजंट
डज नॉट सीट एज कोर्ट ऑफ अपील। ये स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या प्रेसिडेंट जो इसमें कोर्ट ऑफ अपील के तहत बैठता है, तो नहीं बैठता है। ठीक है, जो भी पार्डनिंग पावर है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सबसे पहले होती है ना, वो पार्डन होता है। पार्डन मतलब हो गया कि पूरी तरीके से उसको हमने कन्विक्ट से एब्जॉर्ब कर दिया, मतलब कोई भी सेंटेंस हो, मतलब उसको हम कन्विक्ट से हम उसको कर दिए, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए। दूसरा आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है, वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन लाइटर फॉर्म। ठीक है, फिर होता है रेमिशन। ठीक है, रेमिशन मतलब हो गया कि हम रिड्यूस करते हैं क्या, क्वांटम ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन उसके हम कैरेक्टर्स को चेंज नहीं करते हैं, कैरेक्टर को चेंज नहीं करते हैं। क्वांटम सेंटेंसेस बोले तो मतलब अगर 3 साल की सज़ा, उसको हमने 1 साल की सज़ा कर दिया है, लेकिन अगर जो सज़ा मिला है, जो करना है उनको, जैसे उम्र कैद की सज़ा मिला तो उम्र कैद ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या है कि हम कोई भी मतलब लेसर सेंटेंसेस दे देते हैं। ठीक है, लेसर सेंटेंसेस दे देते हैं, जैसे कि कोई भी लेसर सेंटेंसेस दे देते हैं कोई जिसको कोई ओरिजिनली अवॉर्डेड किया गया है, और वो किस केस में किया गया है आपको, अगर फिजिकली डिसेबल्ड कोई पर्सन है उसको, या फिर प्रेग्नेंट लेडी है उसको, तो इसमें ये रिस्पाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट जो हमारा होता है वो होता है रिप्राइव। ठीक है, क्या है रिप्राइव, तो स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर टेम्पोरेरी पीरियड, मतलब टेम्पोरेरी पीरियड, जैसे कि 10 सेंटेंसेस मिला है आपको, 10 सेंटेंसेस मिला है, वो मान लीजिए कि अभी कल का होने वाला है तो उसको थोड़ा सा दिन और वो टाल सकते हैं, लेकिन 10 सेंटेंस आपको होके रहेगा, वो होता है रिप्राइव। ठीक है, कुछ नोट्स है, आप उसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, जो भी मर्सी होगा ना, जो पिटिशनर होगा उसके पास कोई भी ओरल हियरिंग के लिए राइट्स नहीं होंगे, नो राइट ऑफ ओरल हियरिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉट बाउंड है कि गिव रीजन दे अपना फॉर हिज ऑर्डर। जो भी अपना पार्डन का जो ये ऑर्डर देगा, मतलब और ये जो पार्डनिंग पावर का जो भी ऑर्डर देगा, उसमें जो है कोई भी ऑर्डर में वो नॉट बाउंड है कोई भी रीजन देने के लिए। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी मर्सी पिटिशनर का जो है रिजेक्ट कर दिया है, तो उसका स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई फाइलिंग एन अदर पिटिशन, मतलब दूसरा पिटिशन वो फाइल नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा मैं और आपको फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे कि अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये तो फर्स्ट ट्राइबल, आपको पता ही है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ये कितने नंबर्स की हैं, तो 17th नंबर, याद रखिएगा 17th नंबर। कभी भी ये पूछ सकता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, 17th नंबर। और जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन से नंबर पे आते हैं, तो वो हमारे 15th नंबर पे आते हैं, 15th नंबर पे आते हैं, 15th नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे पूरे में 3 लोग बने हैं। 3 लोग में कौन कौन से हैं उस चीज़ को नोट कर लीजिए। जैसे कि वीवी गिरी हैं। ठीक है, वीवी गिरी के बाद आपके हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, और तीसरे हैं हमारे बीडी जत्ती। ठीक है, और एक फैक्ट में पूछ सकता है आपको कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं, इंडियन प्रेसिडेंट है जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रही हैं, तो वो आपको नीलम संजीवा रेड्डी हैं, जो इस चीज़ को मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रही हैं और प्रेसिडेंट भी रही हैं। ठीक है, कौन से ऐसे मतलब प्रेसिडेंट है जिन्हों हम फिलोसोफर किंग कहते हैं, फिलोसोफर किंग के नाम से भी जानते हैं, वो है हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन साहब। ठीक है, इसके बाद कौन से हैं जो मिसाइल मैन हैं,
तो मिसाइल मैन तो आपको पता ही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। और इसके बाद कौन ऐसे हैं जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रिलेटेड थे, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो वो है हमारे VV गिरी साहब, ठीक है। ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं जो कि प्रेसिडेंट भी एक्ट किए गए हैं, एक्ट एज प्रेसिडेंट भी काम किए हैं, तो वो आपके पता है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, हिदायतुल्लाह साहब, ठीक है। कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि अनएनिमसली इनको इलेक्ट किया गया, वो तो नीलम संजीवा रेड्डी, इसको आप टिक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अनएनिमसली जो भी होती है UPPCS के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, ठीक है, तो वो गवर्नर ऑफ बिहार डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। और जो भी अब एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, राष्ट्रपति भवन, इसको डिज़ाइन कौन किया है, तो ये डिज़ाइन बाई एडविन ल्यूटियंस, इसको डिज़ाइन किया था। ये भी फैक्ट्स में आपको क्वेश्चंस पूछ देता है। और मैं सबसे ज़्यादा आपको यही बोलूँगा कि आप शुरू के ऊपर की जो 4 जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि राधा कृष्णन साहब, तीसरा पता है आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे नंबर पे VV गिरी। ये सब चीज़ जो है आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और याद रखना है, ठीक है। और आप इस चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए। यहाँ से मैं आपका प्रेसिडेंट का हर एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। जो भी चीज़ छूट रही है वो उस चीज़ को आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं और इस वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं। जो भी इसमें ऐसे फैक्ट्स थी जिसको बच्चे कम ध्यान देते हैं, मैंने उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप इस चीज़ को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको जो है मेरा ये वीडियो जो है भेजें, और उनका जो भी ये छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं जिस पर वो सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, उस मिस्टेक्स को वो कम करें और अपना सिलेक्शन पाएँ। थैंक यू सो मच।